वेक्टर्स को डिस्कस किया था आपने, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था यूनिट वेक्टर्स पर, ठीक है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो वेक्टर्स होते हैं उनमें हम ऑपरेशंस किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देन उसके आगे प्रोसीड करेंगे हम आगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन वेक्टर, ठीक है। और ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में आपको पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा क्या नाम है, ये देखा जाए तो ऑपरेशन जो फर्स्ट है बेसिकली वो क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। एडिशन या फिर आप कर दीजिए सेकेंडली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई बेसिकली हम दो वेक्टर्स को ऐड किस तरह से करते हैं और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो कहना चाह रहा है कि भाई लेट सपोज मैंने ये कहा कि एक वेक्टर ए है आपके पास, ठीक है। और याद रखिएगा कि हम हमेशा वेक्टर्स को किससे नोट कराते हैं, कैपिटल लेटर से, और इस पर कैप देते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अभी इस वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूँ कि भाई आपके पास तीन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, मैंने कह दिया 3i प्लस 4j और फिर 5k इन कैस, ठीक है ना। और उसके बाद वेक्टर बी दिया हुआ है आपको, और वेक्टर बी क्या किस तरह लिखा हुआ है, मैं कह दूँगा आपके पास 6i प्लस 7j और उसके बाद जो हमारे पास हो जाएगा 8k। अच्छा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। आप इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं 3, 4 और ये 5। और इसको कैसे करेंगे आप बी वेक्टर को, तो वेक्टर बी बच्चा हो जाएगा आपके पास 6, 7 और देन उसके बाद क्या आएगा, आपका भला करे 8। तो मतलब ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो हमारे पास 3 है बेसिकली एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, और ये जे मतलब के पर है, मतलब जेड पर है। तो बेसिकली हम वेक्टर्स में आई जे का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग होती है वो हमारी 3D वेक्टर्स में बात कर रहे हैं हम अभी। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब तीनों में ये वेक्टर डाई करता है। इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक हो गया पहला। सो वी आर गोइंग टू एड बोथ ऑफ द वेक्टर्स। तो मतलब आपके पास क्या होगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई आप इन दोनों को आपस में ऐड करें, मतलब a प्लस बी फाइंड करें आप, ठीक है। तो सिंपल अलजबरा यूज़ होगी यहाँ पर, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस जगह पर कि अगर मैं कह दूँ कि भाई इन दोनों को आपस में आप ऐड करें तो आप कैसे करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका आंसर आएगा 3 प्लस 9i। दैन उसके बाद 4 प्लस 7 करेंगे, तो 7 में 4 प्लस करें बच्चा क्या हो जाएगा 11j। और फिर उसके बाद क्या करेंगे अब 8 प्लस 5, तो आपको पता है कि भाई 8 में जब 5 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 13k। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसमें आप ए सब्ट्रैक्शन बी करें, तो इस तरह से आंसर क्या होगा, 3 में से आप क्या निकालेंगे 6 निकालेंगे, तो ये बचेगा 3i। उसके बाद ये कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट लगाएंगे इसके ऊपर हम। ये बेसिकली ये जो ये कैप दी हुई है, दरअसल ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन को, ठीक है ना। और हमने इससे मल्टीप्लाई क्यों कराया, मतलब एक बार मेरे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं कि बेसिकली इसका काम क्या है। बेटा देखना जरा, इसका काम ये है कि एक्चुअल में ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। सॉरी, ये एक जी, ये एक मैंने कहा, क्या कहा आपसे, एक ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है भाई, 1 होता है। लेकिन उससे होता क्या है कि भाई यहाँ पर आप जो डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ना, वो डायरेक्शन इस 6 कंपोनेंट को मिल जाएगी। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 6 है, और जो डायरेक्शन क्या हो जाएगी टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा 7। देन उसके बाद इस तरह से कहना चाह रहा है ये। बहरहाल अब क्या कर रहे थे भाई, हम यहाँ पर बात कर रहे थे इसकी, तो आपका इसका आंसर क्या बनेगा, 4 में से 7 निकालेंगे, ये भी बचेगा हमारे पास -3j। और यहाँ पर क्या बचेगा, 5 में से निकालेंगे आप तो ये हो जाएगा -3k। अब माइनस कॉमन निकाल लें, अब आपकी मर्जी है। तो मालूम होता है कि भाई इस तरह से हमने दोनों को आपस में ऐड कर दिया। अब सवाल पैदा होता है कि क्या वेक्टर्स में अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं और इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाहूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो क्या वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑबे करती है। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यस, बिल्कुल ऑबे करेगी। तो आप बोल देंगे यस सर ऑबे कर रही है। यहाँ पर दोनों का आंसर सेम आएगा। सब्ट्रैक्शन के अंदर बात करें अगर हम कि ए डिफरेंस बी, या फिर ए और बी वेक्टर को मैंने आपस में डिफर कर दिया
और बी और ए को आपस में डिफर कर दिया, तो इसका आंसर हमारे पास हरगिज सेम नहीं आएगा। तो आप लिख देंगे सर नॉट ऑब्वियस। असल में ये एमसीक्यू से मालूम किया जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा को क्लियर करवा रहा हूँ ये बातों को, ठीक है बेटा। अच्छा, ये तो बात कर ली हमने। अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर ये दो वेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो अब इसके बाद क्या हम इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट या फिर डिवीजन कर सकते हैं? तो उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है? प्रोडक्ट। तो मतलब ये हुआ कि आप दोनों वेक्टर्स को सिंपली, अगर मैं कहूँ कि भाई मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? तो मल्टीप्लाई करने के आप सब जानते हैं कि दो असूल होते हैं बेटा। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कब यूज़ करते हैं? जब हम यूँ समझ लें कि वेक्टर्स के दरमियान जो आपका एंगल होगा वो अमूमन हम क्या करते हैं, या तो 0 डिग्री पिक कर रहे होते हैं या फिर हम इसको 180 पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमारे पास क्या आ जाए, 90 आए, या फिर आप कह लीजिए 270 हो रहा हो, तो वहाँ पर हम यूज़ कौन सा करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी मतलब रिजल्ट में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो एक नंबर मिलेगा, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? इसके रिजल्ट में आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आंसर आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर हम किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनके दरमियान जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो क्या होती है हमारी, अल्लाह आपका भला करे, एक वेक्टर होता है, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट वेक्टर बनेगा वो। तो अब मालूम ये हुआ कि अगर आपने जैसे क्या कहा सर, हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? डॉट प्रोडक्ट की, जिसका मैंने आपको एक जिक्र और किया कि इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चा, स्केलर प्रोडक्ट। अभी बात कर रहे हैं हम एक कंपोनेंट पर, ठीक है। तो अभी लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेक्टर पिक कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने कहा इन केस एक वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास, आप कह लीजिए सी, और सॉरी इसको मैंने सबस्क्रिप्ट दे दी, इसको सबस्क्रिप्ट अगर हम खत्म कर दें, जस्ट मैं इसको सी कहना चाहूँगा जी। अब बेहतर हो गया जी। मैंने कहा कि भाई एक वेक्टर है हमारे पास सी, और आपके पास कहता है कि भाई इसी वेक्टर के अंदर लेट्स सपोज लिखता है 3i प्लस 4j। ये वेक्टर नहीं ले रहा इसके अंदर, बस मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि ऐसा होता क्या है इसमें, ठीक है। वेक्टर दे दिया मैंने, और इसमें कर दिया मैंने आपके लिए, अल्लाह आपको भला करे, 10i कर दें इसको, और इसको कर दें आप लेट्स सपोज 5j कर दें, ठीक है। अभी हम के पर भी बात करेंगे, अगर लेट्स सपोज के आ जाए तो फिर क्या करते हैं, ठीक। अब हमें कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों को आपस में क्या करें, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करवाएं, ठीक हो गया। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को आपस में क्या करें, डॉट प्रोडक्ट करवाएं, ठीक हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे भाई, आप जो भी हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर कहाँ गया ये जी, 3i प्लस 4j और 10i प्लस 5।
हेलो, सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा ये लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था, नहीं चल रहा था। अभी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि बहरहाल दो वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं, इनको आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे। तो आपने करना क्या होगा कि इन दोनों को देखें ज़रा। अब कहता है कि सर यहाँ पर वेक्टर्स जो हमारे पास मेंशन है, इसके दरमियान जो हमारे वेक्टर दी हुई है वहाँ पर यूज़ होता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्चुअल के अंदर जो एंगल होगा वो जीरो होगा, फिर 180 होगा। अभी बस बात कर रहे हैं हम जीरो पर। तो अगर मैं आई और आई को, लेट सपोज आई और आई को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। मतलब एंगल क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा। अंडर शूट से बात है, ठीक है ना, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि आई एक्स एक्सिस पर, दूसरा आई भी कौन सा एक्सिस पर है, आई एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर हैं और इनके दरमियान एंगल क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो जब मैं कॉस जीरो का आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, सॉरी कॉस जीरो को सॉल्व करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या आंसर आएगा, 30। और आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ तो क्या आ जाएगा, 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है, याद करने हैं, आपके पास कॉस फंक्शन यूज़ होगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा, 20। और फिर जे टाइम्स जे मतलब 1। तो ये आंसर जो बनेगा हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 50 यूनिट्स। जैसे कि अभी आपको जिक्र किया था मैंने कि अभी अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके दरमियान इसका जो आंसर आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, ज़रा इसको स्टडी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट, जी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी आपके पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि सर ऐसा ऐसा हमारे पास वेक्टर, यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन मतलब इसको लिखते हैं किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर इसको दे दूँ कि भाई वेक्टर हमारे पास सी है, तो इस जगह पर डॉट नहीं आएगा बल्कि हमारे पास ये क्रॉस आ जाएगा, मतलब सी क्रॉस डी। अच्छा, मैसेज आ रहे हैं किसी के, चेक करूँगा। कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह दीजिए, मुझे फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक ऑन करके कह दीजिए। जी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट? ठीक हो गया। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बस फ़र्क ये है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके दो हमारे पास केसेस होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे होते हैं कि भाई इसका प्रोडक्ट करने के बाद जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक वेक्टर लिया, तो सेकंड वेक्टर लिया और उसका रिजल्टेंट मैंने पूछा बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा, तो वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और आपने कह दिया सर ये आंसर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बोलेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट होता है जिसमें हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके रिजल्टेंट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, बल्कि साथ में हम उसकी डायरेक्शन को भी देख रहे होते हैं। जब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देखें तो वहाँ पर आपके लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन के साथ भी और उसके मैग्नीट्यूड के साथ भी, ठीक हो गया। और हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, एक वेक्टर ही मिल रहा होता है। तो ये इसका हमारे पास एक्चुअल में काम है। और अगर कोई पूछे एग्जामिनर बताओ जरा इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास साइन का, तो आप बोलेंगे सर इसमें बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो क्या है हमारा, डॉट में कॉस फंक्शन है और क्रॉस में क्या है हमारे पास फंक्शन साइन हो जाएगा। तो बस ये इसकी तरीक़ार है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ली थी कि भाई कहाँ गए हम, ये जी ये रहे। तो अभी यहाँ पर बात कर रहे थे हम इसकी, तो हम ज़रा हाँ, तो मैंने क्या कहा था आपसे, यहाँ पर अभी भी दो वेक्टर्स मैंने पिक किए थे, 3i, इसको दोबारा से पिक कर लेते हैं हम यहाँ पर, और 4j पिक किया था मैं, आई थिंक सो मैंने, यस
इस तरह से इसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर लिख रहा हूँ 5i और इधर लिख दिया मैंने लेट्स सपोज 6j। और अब हम दोनों को मालूम करना चाह रहे हैं कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना उसका आंसर क्या होगा। तो अब इसको इस तरह सॉल्व करते हैं। फिर i j लिख दिया आपने, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट लिख दें फर्स्ट वाले के, क्या हो जाएगा 3, दैन उसके बाद 4, यहाँ पर क्या आएगा 5 और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 के लिए यहाँ पर लिख दिया आपने 6। अब सवाल पैदा होता है कि सर क्या इसका हम इसको सॉल्व करके क्या इसका हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं? तो मालूम होता है नहीं कर सकते फाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कह रहे हैं तो उसके अंदर एक खास रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है कि सर आपका जो वेक्टर है बेसिकली वो 3 डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब लाजिम है। मतलब इस जगह पर इसका हम डिटर्मिनेंट लेना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपको जो वेक्टर है ना इस तरह से वो इस तरह से होना चाहिए, या फिर इसमें साइन फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर बाद में हो जाएगा वो। तो मैंने कहा कि भाई 3i + 4j + 5k मैंने लिख दिया और फिर साथ में यहाँ पर मैंने लिख दिया 6i + डेक्स के मैंने लिख दिया यहाँ पर 7j और इसके बाद हो जाएगा 8k। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ये i j और ये k, दैन यहाँ पर लगा दें आप 3, यहाँ पर लिखते हैं 4, फिर 5, उसके बाद क्या आएगा 6, 7 और ये फिर 8। और डिटरमिनेंट को लेना आता है वो डिटरमिनेंट आप आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना, मतलब अगर मैं डिटरमिनेंट लेना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपेंड करूँगा विद द हेल्प ऑफ दी यहाँ पर लिख देंगे आप एक्सपेंड फ्रॉम रो 1। अगर आप रो 1 से एक्सपेंड करें इसका मतलब क्या होगा भाई, ये आई आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 8 × 4 करेंगे आप बिकम्स 32, दैन उसके बाद 5 × 7 करेंगे बिकम्स 35। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, दैन उसके बाद क्या आएगा माइनस की सिंपल आएगी और जे आ जाएगा। जे के बाद आप इसके बाद इसको डिलीट करेंगे तो मतलब 8 × 3 = 24 और माइनस करके 6 × 30, 6 × 5 = 30, मतलब ये दिया आपने। और फिर लास्ट में के कॉलम कर देंगे और के के लिए क्या होगा, ये डिलीट होगा हमारे पास, ये डिलीट होगा 7 × 3 becomes 21 और माइनस में क्या आ जाएगा 6 × 24। बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा बस के लिए वो क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये दो हमने बात कर ली कि भाई आपके पास अगर कोई वेक्टर है और उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है या फिर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो इस तरह से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसमें दूसरी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या है। मतलब आपके पास क्या यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑबे करती है, मतलब डॉट में तो प्रॉपर्टी ऑबे करेगी। मतलब अगर मैं लिखूँ डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पर लिखूँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ए को आपने बी से मल्टीप्लाई कराया और बी को यहाँ पर आपने ए से मल्टीप्लाई कराया तो क्या ये ऑबे करेगा? यस ऑबे करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब ये आप देख रहे हैं कि ए को आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराया बी के साथ और बी को आपने क्रॉस प्रोडक्ट कराया ए के साथ, तो ये हरगिज़ बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बी मल्टीप्लाई बाई करके सॉल्व नहीं होगी, बल्कि हाँ अगर आप ऐसे करते हैं ना इसको कि ए मल्टीप्लाई बाई बी और फिर आप इसको नेगेटिव साइन करके यहाँ पर सॉल्व करें, मतलब b × a, तो अब ये बराबर हो सकता है हमारे पास। अब इसको आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऑबे करेगी। इसका मतलब ये है कि इस दर 2 मिनट रुकिएगा। सही है। आप लोगों के मेरे ख्याल से मैसेज वगैरह आ रहे हैं, मुझे डिस्प्ले पर यहाँ पर शो नहीं होते, तो आप ये ज़रा मालूम करना चाहें तो कर लीजिएगा। चलें जी आगे चलते हैं। कहाँ चले गए थे हम, ये रहे। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि जी यहाँ पर अच्छा इधर क्या है कि भाई अगर आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई ए वेक्टर को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर का आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमेशा 0 आएगा।
लेकिन अगर यहाँ पर आप ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर आप ऐसे करने के भाई लेट सपोज बी को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जो भी वेक्टर दिया हुआ है, तो इधर कोई ना कोई हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना, यहाँ मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी। लेकिन इधर क्यों नहीं मिल रही, इसका वजह ये है कि यहाँ पर आप देख लें कि जब दो वेक्टर्स आपस में सेम होंगे, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, जीरो होगा उनका एंगल, एंगल जीरो होगा तो साइन अगर फंक्शन यूज होगा तो एंगल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन जीरो बिकम्स जीरो, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इधर आपके जो वेक्टर्स होते हैं ये एक्चुअल में हमारे कह दें कि बेसिकली ये पैरेलल होते हैं और यहाँ पर हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, जिस वजह से हम साइन कॉस जीरो पर हमारा आंसर क्या होता है, सॉरी जीरो पर हमारा आंसर मैक्सिमाइज होता है यहाँ पर, और यहाँ पर साइन 90 पर क्या होता है हमारा आंसर मैक्सिमाइज होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक सो अब आपको इसका रेफरेंस मालूम हो गया, और जिसने सवाल किया था कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास फर्क क्या है, तो इसको ज़रा लिख लीजिएगा, बल्कि स्लाइड आपको मिल जाएगी बाद में। तो जी यहाँ पर इसको आगे चलते हैं, उसके बाद बेसिकली और क्या चीज़ें हैं इसमें। तो अब कहता है कि भाई सर ये तो आपने बता दिया बात कि एक्चुअल में हम करेंगे किस तरह से, लेकिन अभी लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इसका नाम था यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अभी उस पर आगे चलते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स पर कुछ सवाल आते हैं हमारे, आगे उस पर बात कर लेते हैं हम एक्चुअल में होता क्या। तो मैंने आपको कहा था कि सर इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से, और इसमें होता क्या है कि सर एक वेक्टर दिया हुआ होता है ए और उसके डिटरमिनेंट से उसको हम डिवाइड कर देते हैं सिंपली, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि इसका सर मैग्नीट्यूड जो होता है वो एक्चुअल में आपके पास हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और ये बच्चे ने सवाल किया था एक स्टूडेंट ने, तो मैं उसको आंसर किया था, सेटिस्फाई अगर नहीं हो तो अभी हो जाएगा इंशाल्लाह वो सेटिस्फाई कि 1 इसका मैग्नीट्यूड क्यों होता है, ठीक है ना। अच्छा हम करते क्या है, मतलब वेक्टर अगर कोई पूछे बताओ ज़रा यूनिट वेक्टर्स का एक्चुअल में काम क्या है, तो आप जस्ट उसको ये कहेंगे कि सर अगर किसी वेक्टर के साथ हम यूनिट किसी भी नंबर के साथ या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, स्केलर दिया हुआ है, और स्केलर को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब उस स्केलर को डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मतलब होता ये है कि यूनिट वेक्टर्स का काम ये होता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना जो हम डिजायर चाहते हैं, ठीक हो गया। तो बस इसका ये काम है, हमारे पास और ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन खास तौर पर ये काम है अभी। तो अभी कहता है कि भाई अगर मैं एक यूनिट वेक्टर पिक कर लूँ, लेट्स सपोज मैंने कहा 2i + 4j + 6k, और ये भी मैंने अभी 3d पढ़ लिया, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स नहीं है। तो अभी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आप इसके x² को, मतलब इसके x कंपोनेंट को, इसके y कंपोनेंट को, इसके z कंपोनेंट को, तीनों क्या कर देंगे, स्क्वायर करके रेडिकल लगा देंगे ऊपर, ठीक है ना। तो ये 2 का स्क्वायर, ये फिर अल्लाह आपका भला करे 4 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इट्स मीन दैट कि आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर मतलब 16 + 32 मतलब 36 हो जाएगा ये। और फिर जब गया तो ये 36 प्लस मतलब 40, और 40 + 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। और 56 का रेडिकल आप ले सकते हैं, तो वो बहरहाल अच्छा जी, यहाँ पर आप इसको आप भले ही 56 रेडिकल लगा दें तो मतलब ये हो जाएगा फार्मूले के तहत आपका वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का मतलब ये है 2i डिवाइड बाय रेडिकल 56, और इस पर वेक्टर का लगा दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा भाई 4 डिवाइडेड बाय रेडिकल 56, और क्या आ जाएगा j, दैन उसके बाद 6k, और फिर उसके बाद रेडिकल 56। तो मतलब ये जो आंसर हमारे पास आया दरअसल ये डिफाइन कर रहा है एक यूनिट वेक्टर का, मतलब हमने वेक्टर के पूरे यूँ समझ लें कि उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो सिंपली आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका एक यूनिट वेक्टर। उसका मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। और तो ये ज़रा इसको ये यहाँ से रिमूव करना होगा हमें, 1 सेकेंड। ये क्यों नहीं आ रहा, चला जी कुछ चला गया हमारी खुशकिस्मत से। अच्छा, इसके बाद अगला जो हमारा दिया हुआ है टॉपिक, उस पर बात करते हैं हम कि आपके यूनिट वेक्टर के साथ साथ
जो नेक्स्ट हमारे पास है वो लिखता है कि भाई जी हाँ जी लाइन सेगमेंट ए टू बी, मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है ए टू बी विच which is divided by r, ठीक हो गया, r सॉरी, तो बराबर। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमारे दो वेक्टर्स दिए गए हैं और उन दो वेक्टर्स में से बीच में से एक लाइन गुजर रही है हमारी, तो बताएं ज़रा उसका जो आंसर होगा हमारा वो बेसिकली वेक्टर क्या वैल्यू क्या बनेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ आपको और मैं कह दूँ कि भाई यहाँ पर फाइंड, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें पोजीशन वेक्टर पर, ठीक है ना, क्योंकि वो जो लाइन सेगमेंट होगी बेसिकली ये बात कहाँ से गुजर रही होगी, ओरिजिन से पास कर होगी, ठीक है ना, मतलब कहाँ से, ओरिजिन से। तो अब कहता है कि भाई सवाल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the point dividing the join of 2 points with position vectors। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिख रहा है कि भाई दो वेक्टर्स हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं और उसमें आप लिख दीजिए भाई 3i प्लस 4j वेक्टर एक है और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 8i प्लस कर दीजिए इसको 5j कर दें बल्कि इसको भी, और अभी रेशो दिया हुआ है इसमें। तो इस सवाल अक्सर पूछ लेते हैं इस तरह के हमारे पास वहाँ पर कि अगर वेक्टर्स ये दो हमारे पास लिखे हुए हैं और इन दोनों का आपस में ये इस रेशो से यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है, तो बताओ ज़रा उस वेक्टर का पोजीशन क्या बनेगी, ठीक है। तो बहरहाल आप बात करते हैं इस पर ज़रा। तो अब कहता है कि भाई सर इसके लिए फार्मूला है जो कि हमें याद होना चाहिए। अब वो फार्मूला क्या है लिख लो ज़रा, तो जो रिजल्ट आएगा जी सर m1x2 प्लस m2x1 इस तरह से शायद कोई फॉर्मूला है। जी बिल्कुल इस टाइप का ही है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, सॉरी ये गलत बन गया, और यहाँ से एक वेक्टर गुजर रहा है वो भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर ही है और इसको जो रेशो में डिवाइड कर रहा है वो क्या है 1:3 है, उसकी बताओ ज़रा पोजीशन क्या होगी। तो उसकी पोजीशन के लिए हमने कह दिया भाई ये r इसकी पोजीशन है, तो आपने कह देंगे भाई सर यहाँ पर ये जो रेशो है इसको आप कह दीजिए सर a और b के नाम से, या फिर सॉरी इसको कर दें आप m और n के नाम से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे सर फार्मूला जो बनेगा mb प्लस n वेक्टर a डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है ना। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, हम m क्या दिया हुआ है 1 और फिर उसके बाद b लिख देंगे और b की हमारे पास वैल्यू क्या है 8, यस, और अल्लाह का भला करे, सॉरी पूरी आएगी ना ये, 2 मिनट रुकिएगा, ये मैं वेक्टर b पूरा लिखूँ तो जी कहाँ चला गया इतना, ये अच्छा जी, तो वेक्टर लिख दीजिए भाई पूरा यहाँ पर 3i और फिर 5j। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई n कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और a वेक्टर क्या दिया हुआ है भाई 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 1 + 3 करते हैं इसको, ठीक है। तो बहरहाल हो गया हमारे पास ये।
अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व किस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में वैल्यूज को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे बस यहाँ पर। तो जो हमारा आंसर आएगा, अब देखो ज़रा, 8 को आप 3 टाइम्स 3 करो 9 हो जाएगा, तो 9 और 3 जमा कर दो, सॉरी 9 और 8, 9 और 8 जमा कर देंगे तो 9 और 9 18 और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। प्लस सारी प्लस की वैल्यूज है ना हमारे पास, यस। तो 4 में से 5 को जमा करो, सॉरी पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 4 बिकम्स 12। अब 12 में आपने जमा करा 5, तो 12 में 5 जमा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी 17 जी, ओके हो जाएगा। डिवाइड में क्या कह रहा है 4, तो अगर आप इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। 17i डिवाइड बाई 4 फैक्टर लगा दें ऊपर, और 17 डिवाइड बाय 4। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट आया ना, ये बता रहा है कि भाई एक्चुअल में हमारा जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन हमारी ये बनेगी, ठीक है। तो जी अच्छा जी, आओ ज़रा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है उस पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। वन सेकेंड, हाँ ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ज़रा इसको देख लेते हैं हम। ये हम थोड़ा सा भूल के चले गए थे, डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है ना। तो ये डिस्कस करते हैं हम। और ये प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि आपके पास अगर हम दो कंपोनेंट्स को आपस में पिक कर रहे हैं और उन कंपोनेंट्स पर हम इस तरह से बात कर रहे हैं क्या, कि अगर आपके पास आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आई के साथ, या फिर हम बात कर रहे हैं जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जे के साथ, और या फिर हम के को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, के के साथ। लेकिन ये मल्टीप्लाई कौन सा वाला होगा, ये मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट वाला होगा। उसका मतलब यहाँ पर कॉस का एंगल कौन सा होगा, 0, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पर कि आई और आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब एंगल 0 है, जे और जे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब एंगल 0, यहाँ पर भी एंगल 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर मैं कॉस 0 फंक्शन अप्लाई करूँगा, ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा, सबका हमारे पास 1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इन पर ये कर दूं कि आई मल्टीप्लाई बाय मैं जे करूं, या फिर अल्लाह आपका भला करे इसके बाद मैं जे मल्टीप्लाई बाय के करूं, ठीक है, और ये डॉट की बात कर रहे हैं अभी हम, और के मल्टीप्लाई बाय लेट सपोज मैंने आई कर दिया, तो इन सभी का आंसर क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पर आई जे और के के दरमियान जो एंगल होती है बेटा वो आपको पता होना चाहिए 90 की होती है, ठीक है ना। तो पर अगर मैं कॉस को 90 अप्लाई करूँगा तो वो तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। इसलिए यहाँ पर हम इसको ज़रा 0 पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप ये बातें जो मैं कर रहा हूँ आपसे, ये आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब ये तो हमने कर दिया कि भाई बेसिकली दो वेक्टर्स हमारे पास मेंशन हैं और उनके दरमियान हमने आपस में डॉट प्रोडक्ट की बात करी, उसके बाद हमने इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी, कुछ प्रॉपर्टीज पिक कर ली हमने। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो होगा ऑर्थोगोनल वेक्टर और हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो यहाँ तक अगर किसको कोई बात पूछनी है तो आप मालूम कर सकते हैं। सर 2 डायमेंशनल जो वेक्टर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट एक एग्जांपल करवाएं। मतलब दोबारा सवाल कीजिएगा आप, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नज़र नहीं। जो हमारे पास कौन सा वेक्टर है सर 2 डायमेंशनल जो वेक्टर्स है उनका डॉट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का कोई एक एग्जांपल करवाएं। ठीक है, जरा ये बताया था ना मैंने यहाँ पर मांगा है जी ये हाँ चलिए कौन से सही है ना। ये रहा। हाँ, तो
ये मैंने आपको क्या कहा कि भाई यहाँ पर आप इसका अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट लेना यहाँ पर क्या है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 3 को यहाँ रख रहे हैं, 4 को आप यहाँ रख रहे हैं। चलिए मैं दूसरे तरफ समझाता हूँ आपको, यहाँ पर दरिए लिख के दोबारा से। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा मैंने आपको क्या कहा कि भाई सर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास जो वेक्टर्स थे, मतलब इस तरह से करें आप इसको सॉल्व कि आपने वेक्टर ले लिया ए एक और इसको पिक कर दिया आपने, लेट सपोज 3i और प्लस आप ले दिया इसको 4j, और वेक्टर बी लिया आपने, इसको पिक कर लिया आपने, लेट सपोज i कर दें इसको 1i, तो लिखेंगे नहीं हम i कर देते हैं इसको, और प्लस मैंने कर दिया इसको 2j। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसको क्या करें आप क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी इसको मैं कह दूँगा लेट सपोज a1, इसको मैंने कह दिया आपके पास a2, इसको मैं कह देता हूँ लेट सपोज b1, और इसको मैं कह देता हूँ b2। मैं फार्मूला बस याद कर लिखवा रहा हूँ आपको ताकि उसको लिखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। a1 फिर उसके बाद क्या हो जाएगा b2, देन उसके बाद माइनस a2 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप b1। तो ये क्या है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करने का। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर एंगल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको आपको प्रोडक्ट करके बता दूँ, मतलब वेक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है, इनको आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। दैन उसके बाद आप क्या करेंगे माइनस, इनको सॉल्व कराएं आप b2 हो ना, सॉरी तो ये 6 हो जाएगा ना, सॉरी 6 हो जाएगा। अब a2 मल्टीप्लाई बाय b1 करें, a2 मतलब 4 और b1 मतलब 1, तो 4 1 जा 4, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो मतलब आपने जब इन दोनों को आपस में जहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करवाया तो हुआ ये कि जब आप 2 डायमेंशनल वेक्टर के अंदर, मतलब 2D के अंदर अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जे कंपोनेंट को आपने जीरो करना होगा। किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी कॉलम जीरो हो जाए तो वो पूरा डिटरमिनेंट जीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि भाई आप उस मेथड को सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर इसके लिए फार्मूला ज़रूर मौजूद है कि जब दो वेक्टर्स आपके पास मौजूद हो तो उसको उस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई आपको वेक्टर नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। मतलब अगर वो ये कहना चाह रहा है कि भाई मुझे एक वेक्टर रिक्वायर्ड है और ऑप्शन में आपके दे रहे हैं, तो फिर अंडरस्टूड सी बात है कि उधर 3D वेक्टर दिया हुआ होगा, ठीक है, दोनों जगह पर। लेकिन अगर ऑप्शन में हमारे पास जाहिर सी बात है अगर क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ तो उसमें अगर 2 डायमेंशन है तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू पर आप इस तरह से टिक लगा देंगे। तो ये बस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम करते हैं जो अभी हमने प्रीवियस वहाँ पर स्किप करा था और यहाँ पर हम सॉल्व कर लिया इसको। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो मालूम करें। कोई नहीं है सवाल?